नमस्कार, मैं हूं नवनीत चतुर्वेदी और कल ही की तरह आज मैं फिर आया हूं ओपन कोर्ट में आप सबके साथ। आज ओपन कोर्ट में हम सबके बीच में हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा। स्वागत है बग्गा जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बग्गा जी, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी दिल्ली बीजेपी प्रदेश बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं, जिन्हें दिल्ली भाजपा ने हालिया अभी 14 मार्च को अपनी पार्टी का स्पोक पर्सन नियुक्त किया है। ओपन कोर्ट जैसा कि एक प्रोग्राम है, इसके बारे में ये बहुत ही ओपन है कि यहाँ पे हम हर मुद्दे के ऊपर बहुत ही खुल के बेबाक तरीके से बातचीत की जाती है। हमारे इस प्रोग्राम में तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी आज आए हुए हैं। बग्गा जी एक भगत सिंह क्रांति सेना के फाउंडर मेंबर हैं। इन्होंने काफ़ी पहले से इन्होंने शुरू की हुई थी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले और प्रोग्राम में आगे बग्गा जी से सवालों का सिलसिला जारी करने से पहले मैं थोड़ा सा मेरे दर्शकों को हमारे साथ की जो आज खास मेहमान हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी, उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मिशन प्रशांत भूषण सक्सेसफुल जी, 2011 की बात है। प्रशांत भूषण जी काफ़ी मशहूर लॉयर है और आज स्वराज इंडिया पार्टी के फाउंडर भी हैं। वो कश्मीर के ऊपर जनमत संग्रह की कुछ मांग कर रहे थे और भगत सिंह क्रांति सेना के फाउंडर मेंबर की हैसियत से हमारे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी ने उनके साथ में कुछ कहा सुनी, धक्का मुक्की वगैरह वगैरह कुछ हो गई थी। बग्गा जी, आप भगत सिंह क्रांति सेना के फाउंडर हैं। भगत सिंह जी एक मशहूर क्रांतिकारी जो मतलब भारत के इतिहास में जिन्हें याद रखा जाता है जी। उन्होंने देश के अंदर असेंबली के अंदर बम फोड़ा था। बम इसलिए नहीं फोड़ा था कि उन्हें किसी अंग्रेजों का मर्डर करना था जी। उन्होंने बम इसलिए फोड़ा था कि उस बम की आवाज से अंग्रेज हुक्मरानों तक बात जाए, इंकलाब जिंदाबाद जी। तो आपने भी कोई प्रशांत भूषण का मर्डर नहीं किया था, आपने भी बस एक वैसा ही भगत सिंह टाइप का एक बम ही फोड़ा था कि भाई आपकी आवाज पब्लिक तक जाए कि ये जो मैसेज दे रहे हैं वो गलत है। तो क्या आपने उस टाइम क्या भगत सिंह वाली फीलिंग आ रही थी आपके अंदर? नहीं, ऐसा आरोप है मेरे पे जी जी कि उनके साथ हाथापाई की थी जी जी। अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो मैं उसमें दिखाई नहीं देता हूँ जी। तो आरोप है जो प्रशांत भूषण जी ने मेरे से लगाए थे जी जी। वो केस अभी कोर्ट के अंदर है, सब्सिडीज है जी जी। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा जी जी। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाई नहीं देता हूं। प्रशांत भूषण जी इतने बड़े वकील हैं, जब वो मामला हुआ क्योंकि उसमें संगठन का सदस्य था तो कुछ लोग वहां पे जो थे वो गिरफ्तार भी हुए। क्या रहा क्या नहीं रहा जो व्यक्ति वहां थे वो बता सकते हैं, लेकिन मैं वहां मौके वारदात पे मौजूद नहीं था तो मेरे पे आरोप लगाए गए। लेकिन प्रशांत भूषण जी इतने बड़े वकील 6 साल में कोर्ट के अंदर कोई सबूत मेरे खिलाफ नहीं दे सके जी जी। तो आरोप लगा रहे हैं। वो राजनीति है, आपके जो विरोधी होते हैं वो आप पे आरोप लगाते हैं तो ठीक है, मैं उसको एक आरोप की तरह मानता हूं। अगर उनके पास कुछ है तो वो कोर्ट में लाएं, सबूत लाएं और साबित करके दिखाएं हमने कुछ उनके साथ अगर ऐसा किया। चलिए, ये तो हुई उस आरोप की बात। सिलसिला यहीं तक भी नहीं रुका है। इन्होंने अरुंधति राय की एक बुक रिलीज ब्रोकन रिपब्लिक का भी प्रोटेस्ट हैंडल किया था। इन्होंने अमरनाथ यात्रा की अवधि जो कम हुई थी उस पर इन्होंने J&K हाउस का भी घेराव किया था जी। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए इन्होंने दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में जो पाकिस्तान का दूतावास है वहां पर भी इन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी के इन्होंने नारे लगाए थे। और सबसे बड़ी बात कि इनको जुलाई 2015 के अंदर PM नरेंद्र मोदी ने सुपर 150 कैटेगरी में इन्हें एक पर्सनल तरीके से सम्मानित भी किया था। बग्गा जी बताएंगे सुपर क्या था वो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा है कि 2012 में हम लोगों ने कैंपेन चालू की थी मोदीफाइंग इंडिया के नाम से और हमारा ये था क्योंकि उस समय हमने जब कैंपेन चालू की तो वैसे तो अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे जो स्पोक्स पर्सन बनाया गया तो मैंने 18 साल में जब 18 साल का था तब से मैं मंडल जो भाजपा की सबसे छोटी इकाई होती है, मंडल ब्लॉक जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसमें युवा मोर्चा में मंत्री था जो सबसे छोटा पद होता है जी जी। वहां से शुरुआत की और 13 साल बाद मुझे मंडल से जिला से प्रदेश, स्टेट, फिर आई वॉज यंगेस्ट सबसे युवा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य था भाजपा की यूथ विंग का जी जी। जो मैं 2007 से 2010 तक था।
उसके बाद 2012 में हमने एक कैंपेन चालू की, मोदीफाइंग इंडिया, और उस कैंपेन को हम देश भर में लेके गए। हमने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, और सारे देश के युवा ये मांग कर रहे थे। और उस समय हमने कैंपेन की। तो 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद उन्होंने देश भर से ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे अपनी अपनी कैंपेन चला रहे थे। तो ऐसे 150 लोगों को उन्होंने चुन के वहां पे बुलाया, तो जिसमें एक मैं भी था, कुछ हमारी टीम के और सदस्य भी थे जिनको बुलाया गया। तो वही उन्होंने बातचीत की कि उन लोगों से कि जो उनके कैंपेन में या जो सोशल मीडिया पर भी जो लोग एक्टिव रहते हैं, तो उन लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था अपने घर। बग्गा जी, सरदारों के मामले में हमेशा ही कहा जाता है सिंह इज किंग। आप इस चीज को मानते हैं, सिंह इज किंग होता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे आप राजनीति में आए जी, प्रशांत भूषण वाली घटना के बाद से एकदम से हाईलाइटेड हो गए आप। उसी तरह से एक और सिख नेता है जर्नैल सिंह जी, वो जूता उछाल के फेमस हुए। नहीं, देखिए मैंने बोला जो प्रशांत भूषण वाला मामला है वो सब जो डिस्कस है कुछ कहना नहीं चाहूंगा। जर्नैल सिंह, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जर्नैल सिंह जी फेमस हुए जूता उछाल के। नहीं, देखिए जिनके खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए। जर्नैल सिंह बेशक दूसरी पार्टी के हैं, तो ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनके तरीका गलत सही हो सकता है। प्रशांत भूषण के जिन लोगों ने मारा या गिलानी का विरोध करते हैं, अनुति राय का विरोध हुआ तरीके में। लेकिन सीधी बात यह है कि इस तरह की भावनाएं युवाओं में तब आती हैं, इस तरह का प्रोटेस्ट तब होता है जब बार बार ये देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देश की 125 करोड़ लोग हैं, मुझे लगता है अधिकांश लोग राष्ट्रवादी हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो भारत माता की जय कहते हैं, जो वंदे मातरम कहते हैं, जब ये उनके सामने कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए, जब उनके सामने कहा जाता है कि भारतीय सेना रेप करती है, जब उनके सामने भारतीय सेना को आरोप लगाए जाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो उनको जो कष्ट होता है, तो इस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं। जी, बग्गा जी, आपने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री का बताया कि आपने 18 साल की उम्र से आपने एक मोहल्ले के मंडल प्रमुख से लेते मंडल के मेंबर से, प्रमुख भी नहीं, मंडल के मेंबर, सबसे छोटा लेवल होता है मंत्री, ठीक है, मंडल सचिव से आपने अपना करियर शुरू किया। और 18 साल और 20 आने वाले उम्र में मैं पहली बारी तिहाड़ जेल गया, भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते। जी जी, जब दिल्ली में सीलिंग, शीला दीक्षित की सरकार सीलिंग करा रही थी और दिल्ली की दुकानों को और फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा। जी जी, तो 2019, 2022, 2024 जी, इन 3 अलग अलग जो स्टेप्स हैं, इसमें आप खुद को कहां देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अपने को कहां देखते हैं ये कभी हमने सोचा नहीं। जिस पार्टी के लिए, से संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी जिस सपने को लेके आगे चल रहे हैं, हमने ये देखना है कि उस देश को हम 5 साल बाद कहां लेके जाएंगे, हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तेजिंदर बग्गा 5 साल बाद क्या बनेगा, जनता को उससे क्या फर्क पड़ता है। देश जिस वायदे के साथ हम देश के साथ मोदी जी के लिए हमने वोट मांगे थे, वो 5 साल बाद हम क्या कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने वायदा किया कि हम हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, तो जब मोदी जी आए तो 18,500 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थे। उन्होंने कहा कि 500 दिनों में पहुंचाएंगे, तो हमने 10,000 से ज्यादा गांव में पहुंचा दी। उन्होंने कहा कि अगर टॉयलेट नहीं है तो उन्होंने वो टॉयलेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि एक यूएनओ की एक हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई थी कि जो भारत के अंदर रेप होते हैं गांव के अंदर, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां टॉयलेट नहीं है और महिलाओं को शाम को टॉयलेट में जाना पड़ता है, अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है, और उनके साथ जो इस तरह से बदमाश तरह के तत्व होते हैं वो उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, रेप करते हैं। तो अगर वो टॉयलेट बना रहे हैं तो वो छोटा कार्य नहीं है। उन महिलाओं के साथ जो वहां पे रेप होते हैं उसको बचाने का कार्य वो कर रहे हैं। अगर 4 करोड़ टॉयलेट हमारी सरकार ने पिछले 2.5 साल के अंदर बनाए, तो आप ये बताओ कितनी महिलाओं की इस्मत को लुटने से बचाया है। तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है 2019 में देश कहां जाएगा उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं कहा रहूंगा उससे कोई एक सिंपल सी थ्योरी हमेशा से राजनीति के अंदर बोली जाती है जी, कि राज्य में और केंद्र में यदि एक ही पार्टी की सरकार होगी तो उस राज्य का विकास बेहतर होगा। सहमत है आप इस बात से? निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। यदि हम राज्य की राजनीति में आए तो जो स्थानीय निकाय होते हैं और जो राज्य की सरकार होती है, यदि उन दोनों में भी यदि एक ही पार्टी की सरकार हो तब भी विकास बेहतर होगा।
नहीं, देखिए ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। जी, जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सहयोग करके चलते हैं, बेशक वो विपक्ष में हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं करते। ये व्यक्तित्व पे भी फर्क पड़ता है कि जो मेरा आपके कहने का इतना सा मतलब है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, एमसीडी में भाजपा की है, अगले महीने एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं, जी, तो मतलब अच्छा ऐसा नहीं रहेगा कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए, राज्य में भी आम आदमी पार्टी की नहीं, सरकार मुझे है। लगता है कि दोनों का coordination आप और मैं स्टूडियो में नहीं तय कर सकते। पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 2.5 साल के अंदर जी, जी। भाजपा की केंद्र में भी सरकार रही है, लोगों ने उसको भी देखा है, और 2.5 साल से केजरीवाल जी की भी सरकार रही है। जी। हमारी 10 साल से एमसीडी की यहाँ पे सरकार है। तो मुझे लगता है कि वो एमसीडी के हम कार्यों को लोगों के पास लेके जाएंगे, और जो 2.5 साल के केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे, जैसे फ्री वाईफाई देंगे, उसमें से कुछ नहीं हुआ। जो 15 लाख कैमरे की बात की थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। जी, जी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमांडोज की बात की थी, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा उन्होंने 20 कॉलेज खोलने की कही थी, 1 कॉलेज कम हो गया। 500 स्कूल बोलने की बात कही थी, 1 भी स्कूल शुरू नहीं हुआ। तो क्या वो वायदे निभा रहे हैं? अगर वो वायदे निभाने में एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। वायदे तो हर पार्टी के वायदे ही होते हैं, नेता वायदे करके भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बात नहीं, ऐसा नहीं होता। आप में कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी हमारे लिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम उसको गीता की तरह मानते हैं। और मैं आपको कहता हूं कि 5 साल में जब मोदी जी की सरकार ये पहला टर्म पूरा होगा, हम उस हर वायदे को निभाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है कि वो अपने पुराने जो सारे पार्षदों के टिकट काट के नए लोगों को मौका क्यों दे रही है? नहीं, ये ऐसा आपको लगता होगा कि भाजपा डरी हुई है। अगर डरी हुई होती तो कोई भी अपनी पार्टी 160 जीते हुए लोगों को हटाती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ना कभी डरी है, ना कभी डरेगी। पिछले 6 महीने के आप जितने भी देखेंगे, चुनाव देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आई है। अब गुजरात, ये अपना 4 राज्यों के जो 5 में से 4, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उससे पहले जो निकाय चुनाव हुए, महाराष्ट्र हो, देखिए मणिपुर और गोवा में तो जबरदस्ती आप लोगों ने कांग्रेस के निकम्मेपन की वजह से आपने सरकार बना ली। देखिए वहां पे जनादेश आपको नहीं था। चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने कहा कि अगर ये हम मनोहर पर्रिकर जी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो भी तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पहले जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही मुख्यमंत्री तय करते हैं। तो उनका अगर कहना है कि भाजपा की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने मणिपुर में पिछले 1 साल से वहां पे ब्लॉकेट किया हुआ था, लोगों को खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिलती थी। हमने आते ही वो हटाए। तो हम लोगों को पता है कि कौन सी सरकार मणिपुर के लिए और गोवा के लिए कौन सी हाईएस्ट नंबर हमारा था। तो लोगों ने हमें सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर एक इल्जाम लगाती है कि वो अपना विज्ञापन के अंदर पब्लिक का पैसा खर्च कर रहे हैं। जी, तो विज्ञापन तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत करती है। नहीं, आप देखिए, कंपैरिजन करिए। ऐसा नहीं है विज्ञापन करना, अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उस काम को अगर जनता तक बताएंगे नहीं तो जनता को पता कैसा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया कि आप विज्ञापन मत दीजिए। लेकिन आप शीला दीक्षित जी की जो सरकार थी, उससे पहले जो भी सरकारें थी, एक हर सरकार का बजट होता है कि इतने का हम ऐड करेंगे। जैसे 40,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है, 20 करोड़ का एक बजट होता था। उस 20 करोड़ को आप बढ़ा के एक साथ 526 करोड़ का कर देते हैं। तो विरोध इसका है। फिर आप उसमें क्या देते हैं? प्रधानमंत्री जी हमें काम नहीं करने दे रहे। आप जो अपनी कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, आप उसको पब्लिक तक बताइए। लेकिन आप किसी पॉलिटिकल राजनीति करने के लिए, अच्छा फिर आपकी दिल्ली में सरकार है, आप उसको पंजाब में ऐड दे रहे हैं, आप उसकी गुजरात में पैसा खर्च रहे हैं। तो दिल्ली से जो जनता का पैसा, उसको आप अन्य राज्यों में पॉलिटिकल टूल के लिए खर्च रहे हैं। विरोध उसका है। आप विज्ञापन दीजिए, क्यों कोई गलत कहेगा? अगर आप अपनी स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने कोई हॉस्पिटल खोला, लोगों को बताइए हमने हॉस्पिटल खोला है, आप यहां पे इलाज कराइए, बिल्कुल उसका विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर आप 526 करोड़ जनता के 20 करोड़ से बढ़ा के राजनीतिक आरोप लगाने के लिए खर्च करेंगे, अन्य राज्यों में खर्च करेंगे, तो उस पर बिल्कुल विरोध होगा। ये जो अभी आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर किया है, हाउस टैक्स माफ कर देंगे जी, क्या आपको लगता है माफ होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मतलब दिल्ली की जनता वैसे बहुत खुश है। सोशल मीडिया पे कई तरह के कमेंट्स और पोस्ट देखने को मिल रहे हैं कि हमें वास्तव में मिल जाएगा, इतने हजारों का हाउस टैक्स है, माफ हो जाएगा तो वास्तव में उन्हें आराम मिलेगा। मैंने सुन लिया, आप मेरी बात सुन लीजिए। केजरीवाल जी की आदत है बड़े बड़े वायदे करने, क्योंकि उनको पता है कि वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं करने। जैसे दिल्ली में आने से पहले उन्होंने कई वायदे बड़े बड़े किए थे, जिनका मैंने जिक्र भी किया, लेकिन उसमें से उन्होंने एक वायदा भी पूरा नहीं किया।
अब ये यही वायदा कर रहे हैं जो पूरा नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली का ये हाउस टैक्स वाला है, ये डीएमसी एक एक्ट है दिल्ली के अंदर, उस कानून के तहत ये टैक्स लिया जाता है। उसका एक 112 या 113 सेक्शन का नंबर 1 है जिसमें ये मैंडेटरी टैक्स है। और इस टैक्स को जो आप जो दिल्ली सरकार है उसको खत्म कर ही नहीं सकती। ये टैक्स को तो पार्लियामेंट ने बनाया है, उसको संशोधन करने के लिए कोई भी सरकार, पार्लियामेंट भी नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार भी नहीं कर सकती, कोई भी सरकार 2/3 बहुमत के साथ ही उसको संशोधित कर सकती है, उसको अबॉलिश कर सकती है। तो केजरीवाल जी ने जैसे लोकपाल का वायदा किया था, बाद में उन्होंने बोला कि नहीं जी ये मोदी जी नहीं करने दे रहे, तो वही होने वाला है। केजरीवाल जी वायदा करेंगे और बाद में अगर गलती से आ जाते हैं तो वो बोलेंगे कि देखिए हमें तो केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, हम तो करना चाहते हैं जी। तो केजरीवाल जी वही बातें करते हैं जो उनको पता है वो पूरी कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, अभी एमसीडी के चुनाव में हार या जीत बीजेपी के लिए नाक का सवाल है या नहीं, या मान लो हार भी गई तो छोटी बात होगी या हार गई तो बहुत बड़ी बात होगी? भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ जीतेगी। पिछले 6-8 महीने के अंदर आप देखिए डिमोनेटाइजेशन के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी पंजाब को छोड़ के हर चुनाव को भारी बहुमत के साथ जीती है, चाहे वो कोई निकाय चुनाव हो। सारा विपक्ष हमारे खिलाफ देश में एकजुट था। उन्होंने कहा था कि पब्लिक परेशान हो रही है, उन्होंने हम पे आरोप लगाया, लेकिन पब्लिक ने देखा हो सकता है कुछ परेशानियां हुई हो, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी नीयत अच्छी है, वो ब्लैक मनी के खिलाफ जो उनका एक्शन लेने का प्लान है वो अच्छा है। तो लोग देखती है कि कौन नियत से, एक वो भी सरकार थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 बारी डांट लगाई थी कि एसआईटी बनाइए, एक वो सरकार थी जो सरकार आते ही पहली कैबिनेट में एसआईटी बनाती है, ये वो सरकार है जो स्विस बैंक के साथ टाई अप करती है कि आप अपना ब्लैक मनी के नाम दीजिए। वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उनसे साइन हो गया है, 2019 में वो नाम मिलने हमें चालू हो जाएंगे और निश्चित रूप से वो देश के पास सामने आएंगे। अभी एक काफी टाइम से चुनाव आयोग के अंदर एक मैटर पेंडिंग चल रहा है आम आदमी पार्टी के 27 एमएलए का जी, 21 एमएलए का, 21 एमएलए और कुछ विधायक अभी नए आ रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं 15-16। तो वो जो 21 एमएलए का जो है उसमें क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने जानबूझ के मैटर को डिले कर रहा है या वो प्रोसीजरल डिले चल रहा है? देखिए हमारी आदत नहीं है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पे या किसी ऐसी संस्था के ऊपर आरोप लगाए। ये आरोप केजरीवाल जी ही लगाते हैं। मुझे लगता है कि वो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, वो अपना कार्य कर रही है और हमें एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कोई हक नहीं बनता कि उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठाए। हमें अपनी बराबरी केजरीवाल जैसे हम उनके साथ तुलना करके ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते। अभी चुनाव आयोग में 21 एमएलए के बारे में 27 मार्च मंडे को हियरिंग है। यदि ये 21 एमएलए बर्खास्त हो जाते हैं तो क्या नगर निगम के चुनाव के साथ साथ इन्हीं 21 सीटों पर भी चुनाव होंगे? नहीं, ये तो देखिए चुनाव आयोग तय करेगा कि कब चुनाव होंगे, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि 27 के बाद दिन कम बचेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद नॉमिनेशन भरना होता है, नॉमिनेशन वापसी होती है, फिर राजनीतिक पार्टियों को भी समय देना होता है कि आप कैंडिडेट तय करो। तो मुझे नहीं लगता कि इसके साथ होंगे। बाकी दिल्ली में एक और एमएलए का चुनाव तो 8-9 तारीख को हो ही रहा है, उसमें तो आम आदमी पार्टी मुकाबले में भी नहीं है। जैसे जरनैल सिंह इस्तीफा देके गए थे, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे आ रही है। तो आप देखना जो 12 तारीख को नतीजा आएगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। और इस 12 तारीख के रिजल्ट के बाद आप देखना केजरीवाल मुक्त दिल्ली की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जी। एक हालिया कल परसों की घटना है, शिवसेना के एक सांसद हैं गायकवाड़ जी, उन्होंने एयर इंडिया के कर्मचारी को 25 बार सैंडल से उन्होंने पीट दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, लोकतंत्र में ऐसी कोई भी चीज निंदनीय है। उनको ऊपर शिवसेना ने भी उस पर नोटिस भेजा है और ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि सारी एजेंसी उन पर बैन भी लगाया है, सारी एयरलाइंस ने बैन लगाया है। और ऐसे व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे सांसद हो, कुछ भी हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कार्रवाई करना निंदनीय है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि वो सांसद शिवसेना की जगह मान लीजिए बीजेपी के होते? नहीं, हम तब भी विरोध करते। बात यह बीजेपी या शिवसेना की नहीं है,
कि आप लोकतंत्र में रह के इस तरीके से किसी में, ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि आप बीजेपी के होते तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो भारतीय जनता पार्टी का ही दूसरा कार्यकर्ता जाके उसका विरोध करता है। ये कोई गांधी परिवार वाली पार्टी नहीं है कि वहां अगर आप राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का विरोध कर दोगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे स्वतंत्रता देती है अपने कार्यकर्ताओं को। अगर कोई नेता गलत करेगा तो दूसरा कार्यकर्ता ही उसके खिलाफ सवाल भी उठाता है और जो भाजपा का उच्च नेतृत्व है उन पे कार्रवाई भी करता है अगर कोई ऐसी गलती करता है। जी भगत जी, राजनीति के अंदर ये माना जाता है कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं है, कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं है। बहुत सारे नेता हैं जो मौका देख के अपना कैरियर सेलेक्ट करते हैं, इस पार्टी में नहीं उस पार्टी में जाना है, यहाँ से नहीं वहाँ जाना है। जैसे मनोज तिवारी जी की हम बात करें, 2009 के अंदर वो समाजवादी पार्टी से गोरखपुर से उम्मीदवार थे और 2009 में मनोज तिवारी जी योगी आदित्यनाथ जी के अगेंस्ट में प्रचार किया करते थे। आज वही योगी जी की जय जयकार करते हैं। वक्त बदल गया क्योंकि अब बीजेपी में आ गए। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थी, अब यहाँ आ गई, मंत्री भी बन गई। अभी हालिया में यदि हम बात करें, कर्नाटक वाले SM कृष्णा जी भी आ गए। यदि किसी ऐसे दिन हमारे जो वरिष्ठ वकील साहब हैं प्रशांत भूषण जी, यदि वो बीजेपी में आ जाते हैं, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि वो आ गए और आने के बाद में उन्होंने फिर वही कश्मीर पे वही वाला पहले वाला ही भाषण दे दिया, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आप तो स्पोक पर्सन है ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है। जी जी। बहुत से ऐसे लोग थे कश्मीर के अंदर जी जी। जो कल तक अलगाववाद की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी अपनी विचारधारा से समझौता किया है, ना कभी भविष्य में करेगी। कोई भी व्यक्ति जो भाजपा की विचारधारा से सहमत है, जो कहता है कि कल तक जो मेरे से बात हुई वो गलत थी, आज मैं भाजपा की विचारधारा को मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो भाजपा विचारधारा मानती, भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को मानती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उनका स्वागत है। और भारतीय, आप प्रशांत भूषण जी को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसी भाषा, अलगाववाद की भाषा बोलेगा, अगर वो कहेगा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उस पर एक्शन लेते हुए, उसको निकालते हुए समय नहीं लगाएगी। एमसीडी के चुनाव में आपने तो खैर डिक्लेयर कर ही दिया कि आप 2/3 बहुमत से आएंगे। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे कौन रहेगा? नहीं, देखिए, हम किसी को कमजोर या ये नहीं मानते कि नंबर 2, नंबर 3, वो नंबर 2 और 3 की फाइट मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आपस में करनी चाहिए कि वो कौन से नंबर 2 आए। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी लेता हूं कि 2/3 बहुमत के साथ जीतेगी। और पिछले 2 निकाय में, क्योंकि हम पहले भी निगम चुनाव में जब भी दिल्ली में, हम हमेशा मजबूती से आते रहे हैं, लोगों ने हमारे कार्य को देखा है। और अभी तो निश्चित रूप से हमारा मुकाबला, जो कंपैरिजन किया जाएगा केजरीवाल की 2.5 साल की सरकार से, क्योंकि लोगों ने अब दोनों सरकारों को देख लिया है, तो वो देखेंगे कि कौन लोग हैं जो सिर्फ खोखले वायदे करते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने शपथ समारोह में वायदा किया था कि अब मैं दिल्ली को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझसे गलती हुई है, तो वो फिर से भाग गए। तो लोग देखेंगे कि कौन लोग हैं जो आपको। अच्छा भगत जी, एक काफी जिज्ञासा है लोगों में। जब से योगी जी सीएम बने हैं तब से सारे टीवी चैनल, सारे अखबार में सारी की सारी फुटेज योगी जी अकेले खा रहे हैं। कोई सीएम फुटेज में नहीं आ रहा। इवन मोदी जी भी टीवी की फुटेज में नहीं आ रहे। तो ये नेचुरली हो रहा है या कुछ प्लान स्ट्रेटेजी है कुछ? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, कोई भी नया मुख्यमंत्री होता है तो नया मुख्यमंत्री तो और भी 4 बने, मेरी बात सुनिए, तो आ भी नहीं रहे। मेरी बात सुनिए ना। जी जी। तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो बहुत से चैनल वाले और मीडिया वालों ने एक दिन उनको दिखाया कि ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिनका कम्युनल इतिहास रहा है, और इस तरह के आरोप लगाए गए। तो मुझे लगता है कि मीडिया उनके खिलाफ कुछ चीजें खोज रहा था, जो चीजें जब उनको नहीं मिली तो वो देख रहा है कि क्या क्या एक्शन होने जा रहे हैं। मोदी उत्तर प्रदेश में पिछले, आप देखेंगे, 15 साल से जो शासन था, चाहे वो बीएसपी का हो, एसपी का हो, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही खराब हालत थी। और बिल्कुल वो एक जैसे ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज बेहोशी की हालत में पड़ा होता है, वो हालत हो गई थी उत्तर प्रदेश की। लेकिन आते ही जिस तरीके से एक्शन लेना चालू किया है, चाहे वो स्लॉटर हाउसेस के ऊपर एक्शन लिया, जिस तरीके से बहनों को स्कूल छोड़ना पड़ता था, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये कई एनजीओ की रिपोर्ट थी कि बहनों को स्कूल छोड़ना पड़ता था, क्योंकि वो जब स्कूल जाती थी, जब वो कॉलेज जाती थी, तो वहां पे उनको जो लड़के हैं वो छेड़ाखानी करते थे। तो देखिए, जब वो आए और उन पहले ही दिन जो रोमियो स्क्वाड बना के उनके ऊपर एक्शन लेना चालू किया, तो एक भय का माहौल बन गया है उन लोगों के अंदर जो छेड़ाखानी करते थे। और आप अगर सारे टीवी चैनल्स पे देखेंगे, उन महिलाओं से जाके पूछ रहे हैं, जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बहुत खुश हैं।
एंटी रोमियो दिल्ली में जरूरत महसूस है होती है कभी? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि चाहे आप उसको नाम कुछ भी दो, एंटी रोमियो दो, कुछ नाम दो, दिल्ली में भी तो इन्होंने, केजरीवाल जी ने सेम इक्वलेंट टू वादा किया था कि जो दिल्ली में महिला के लिए हमें वो कमांडोस लाने हैं। तो कोई भी स्टेट हो, महिलाओं के लिए सुरक्षा के कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए, महिलाएं भयभीत नहीं महसूस होनी चाहिए। तो आप उसको एंटी रोमियो तो हो सकता है क्योंकि वो योगी जी ने कर दिया, तो हो सकता है वो नाम उनको दिल्ली की सरकार को कॉम्युनल लगे। तो नाम आप कुछ भी दो, आप केजरीवाल जी सुरक्षा बेशक उसको दे दो, कांग्रेस वाले राजीव गांधी सुरक्षा दे दे क्योंकि उनको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर प्रदेश को ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब दामिनी का रेप केस हुआ था तो मैं खुद अनशन पे उस समय 8 दिन के लिए बैठा था। तो हमने उस समय डिमांड की थी सरकार से, और आज भी हमने सरकार को उसमें काम होना चालू हो गया सरकार में, कि हर स्कूल के अंदर महिला सुरक्षा जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए। और मैंने खुद महिला सुरक्षा जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो कोर्सेस हैं हमने अपने संगठन की तरफ से करवाए भी थे उस समय 2011-12 में। तो दोस्तों, ये था ओपन कोर्ट, और आज ओपन कोर्ट में आप सबने देखा सुना हमारे विशेष मेहमान तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को। काफ़ी युवा है, जोश से भरपूर है, काफ़ी युवा है, जोश से भरपूर है। आपने इनकी बातें सुनी, हमने इनसे पुरानी हिस्ट्री से लेके और आज के मौजूदा हालचाल के ऊपर में भी हमने इनसे बात की। बग्गा जी, समय की हालांकि कमी है और समय अब थोड़ा सा बच रहा है हमारे पास में जी। लास्ट 1 मिनट के साथ में मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर जो ये स्लॉटर हाउस वाला जो केस चल रहा है अभी यूपी में, दिल्ली में भी है इस टाइप के कोई अवैध बूचड़खाने? दिल्ली में देखिए ऐसे अवैध बूचड़खाने मेरी जानकारी में तो नहीं है जी जी। लेकिन अगर होते हैं तो मैं आपके टीवी के माध्यम से भी कहता हूं कि आप सूचना दीजिए, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। जी, जब हम बात करते हैं दिल्ली की ट्रैफिक की, या दिल्ली में बिजली की, दिल्ली में पानी की और दिल्ली में पॉल्यूशन की जी, तो ये सारे मसले हमेशा इसमें एक टकराव होता है। कभी दिल्ली सरकार कहती है जी कि ये एमसीडी का पार्ट है, कभी कहते हैं जी एनडीएमसी का पार्ट है, ये हमारे एरिया में नहीं आता, वो आपके एरिया में आता है, इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया, उसके लिए उसने बजट नहीं दिया। तो जब एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार, अभी भी बीजेपी है और आगे भी मान लीजिए आएंगे, तो ये टकराव आगे भी जारी रहेंगे या आगे रिसॉल्व होंगे इन सारे टकरावों पे? देखिए, आपको पता ही है कि दिल्ली सरकार ने किस तरीके से एमसीडी के फंड्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। हम उन कार्य को लोगों के पास लेके जाएंगे कि ये कार्य हमने किए हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने काम नहीं करना उनके पास बहाने होते हैं, उन बहानों को आप रोक नहीं सकते। अरे कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अरे भैया कैमरे लगाने के लिए आपको मोदी जी ने आपके हाथ पकड़ लिए थे, आपने वाईफाई के अगर टावर लगाने थे तो क्या मोदी जी ने आपके हाथ पकड़ लिए थे? चलो आप कहते हैं कि चलो स्कूल और कॉलेज में कि डीडीए की लैंड का इशू होता है, लेकिन उस समय भी केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि हमारे पास जमीन उपलब्ध है। खैर वो चीजें बाद की बात है, उसमें बहस हो सकती है, लेकिन आपको किसने वाईफाई लगाने के लिए रोका था? आपको सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए किसने रोका था? आपने महिला सुरक्षा के लिए कमांडोज कहा था कि हम लगाएंगे, आपको मोदी जी ने रोका था क्या? हाथ आपने पकड़े थे कमांडो? समय की कमी है दोस्तों, अगले हफ्ते अगले शनिवार इसी ओपन कोर्ट में मैं फिर आप लोगों के सामने फिर आऊंगा, फिर किसी नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।